हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके साथ सीटेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो ये आज आपकी 5वीं प्रैक्टिस सेट है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के फुल 30 क्वेश्चन। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सीटेट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में सही कथन क्या है। विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है? ऐसा तो एक दिशीय नहीं होता। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है, या सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका विकास परिवर्तनीय होता है, मॉडिफेबल होता है। विकास एक दिशीय नहीं होता। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से डिसाइड नहीं हो सकता है। विकास में मॉडिफेबल संभव है, परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण कर लेते हैं। मतलब जो उनकी आर्म्स होती हैं, ये बच्चा है, जो उनकी आर्म्स होती हैं ना, उस पर पहले कंट्रोल कर लेते हैं अपनी जो छोटी छोटी मांसपेशियों से पहले। तो ये कौन सा सिद्धांत होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका अधोगामी सिद्धांत। अधोगामी सिद्धांत को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आया था, शारीरिक लक्षणों जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, या वंशानुगत होते हैं, या सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, या आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच का परिणाम होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये सारे आपके जो कारक होते हैं ना, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, ऊंची हाइट आपकी ये कितनी बढ़ेगी, ये सारी आपके पहले ही जो हेरिडिटी होती है वो डिसाइड कर देती है। जितने आपके, जैसे आपके पेरेंट्स की हैं, आपके पेरेंट्स की ब्राउन आइज है तो आपकी भी ब्राउन आइज ही होंगी। इसमें ना, इसमें इन्वायरमेंट का कुछ रोल नहीं होता, कुछ हद तक बस किया जा सकता है, बस ऐसे पूरा हेरिडिटी से होता है। 4th क्वेश्चन आया था, डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। जो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? विद्यालय, जनसंचार, धर्म, या परिवार? ये तो आप सभी को पता है कि परिवार ये प्राथमिकरण की क्या है? प्राथमिक संस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 आया था, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? किसका कर सकता है? बच्चा मूर्त वस्तुओं के साथ ही समाधान कर सकता है। मतलब जो उसके सामने हमने वस्तुएं रख दी हैं, जो भी खेल खिलौने रख दिए हैं, बस उन्हीं प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है देख के। मतलब जैसे अमूर्त वस्तुओं का नहीं कर सकता। ये कौन सी एज में आता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? इसका राइट आंसर होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त वस्तुओं का जो समस्या समाधान कर सकता है वो मूर्त संक्रियात्मक ही अवस्था होती है। जो पियाजे ने हमारे 4 स्टेज दिए डेवलपमेंट की, एक तो इसको हम SPCF से याद कर सकते हैं। SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल। इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष, इसकी होती है 2 से 7, 7 से 11 और 11 से ऊपर। तो ये कौन सी एज होगी आपकी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसका समय क्या होगा? 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसने स्तनधारी कहने की बजाय उसे पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समावेशन, समायोजन, या क्रमबद्धता, या संरक्षण? उसने देखा कि है ना, और जो पक्षी होते हैं जिनके पंख होते हैं वो ही उड़ सकते हैं, और उसने चमगादड़ देखा, चमगादड़ के भी पंख होते हैं, तो उसने उसको स्तनधारी कहने की बजाय क्या कहा? पक्षी कहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ज्ञान की निर्माण की प्रक्रिया है इसको क्या बोलेंगे? समावेशन बोलेंगे, एजिमिलेशन बोलेंगे। जो उसके नॉलेज में पहले से ऐड था उसमें और ऐड कर लिया है। संशोधन तो किया नहीं, उसने ऐड कर लिया।
समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? ZPD इसको बोलते हैं। जो किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों में क्या अंतर दर्शाता है? इसका राइट आंसर, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभूत करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। पियाजे क्या कहते हैं? बच्चों को खुद एक्सप्लोर करने दो। बच्चे क्या है? नन्हे वैज्ञानिक है, वो खुद ही सीखेंगे। तो ये क्या हो गया? स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, है ना। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वो बच्चे क्या करेंगे? जो इंटरेक्शन से सीखेंगे, बच्चे समाज से सीखेंगे, बच्चे एक साथ ग्रुप में बैठ के सीखेंगे। समाज जितना बच्चों को पीयर ग्रुप मिलेंगे, उनके साथी समूह मिलेंगे, बच्चे उतना ही अच्छा सीखेंगे। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 9 आया था। फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? ये वही वाली स्टेज हो गई ना, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अनुबंधन, कानून व्यवस्था अभिनीकरण, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि ना, आपको है ना ईमानदार बनना चाहिए। आपके पेरेंट्स है ना आप पे गर्व करेंगे, हम पे गर्व करेंगे अगर हम ईमानदार बनेंगे तो ये क्या हुआ? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 10 आया था। कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार होता है? सभी विद्यार्थी को सहभागिता के समान अवसर देना, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, कक्षा में केवल उच्च हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना, या फिर विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना। क्या लिखा है इसमें? हमको है ना बच्चों को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना कि तुमको फर्स्ट रैंक लेके ही आनी है, ऐसा नहीं करना। और ऐसा भी नहीं करना जो है ना बच्चे ज़्यादा होशियार हैं, जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं उसी पर ध्यान देना है। और योग्यता आधारित अटल समूह मतलब जो होशियार बच्चों का एक ग्रुप बना दिया और वैसे बच्चों का एक ग्रुप बना दिया। और सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देने हैं हमको। जितने भी बच्चे हैं जो अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, हमको सभी बच्चों को समान अवसर देने हैं। ऐसा नहीं करना कि जो होशियार है हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ऐसा नहीं करना। सबको समान, सबको एक साथ लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये क्या कहलाती है? हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 आया था। निम्न में से प्रगतिशील कक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसकी प्राथमिक विशेषता कौन सी है? बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन करना, बार बार टेस्ट लेते रहो, परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल देना है, पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन, बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल। हमको जो भी एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं वो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना ना। परीक्षा में जो हाई मार्क्स के लिए फोर्स करना है बच्चों को, ना ही हमको बार बार डेली टेस्ट लेके बैठ जाओ, चलो आज टेस्ट लेते हैं टाइम पास करने के लिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना। क्या करना है? पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप असेसमेंट कर रहे हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 12 आया था। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखती है? मतलब किस प्रकार की बुद्धि रखती है? कोई बच्चा सहकर्मी मतलब दूसरों के स्वभाव, दूसरों के विचारों को जानने में सक्षम है तो वो कौन सी बुद्धि रखती है? कौन सी बुद्धि? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, या अंतर्वैयक्तिक, या अंतर्वैयक्तिक, या संगीत में बुद्धि। इसका राइट आंसर होगा मतलब जो दूसरों के कर रहा है, दूसरों के विचारों को समझ सकता है, तो उसमें कौन सी होगी?
इंटरपर्सनल, और जो खुद अपने के समझेगा वो इंट्रापर्सनल होगी। ऐसे इंग्लिश में ध्यान रखिए, हिंदी में तो बार सभी बच्चे भूल जाते हैं, हिंदी मैं खुद अपनी कह रही हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ। इंग्लिश में याद रखिए, इंटरपर्सनल है तो आपका दूसरों के स्वभावों को समझने में सक्षम होगा, और इंट्रापर्सनल है तो इंट्रापर्सनल खुद के विचार, स्वभाव, इरादों को समझने में वह बच्चा सक्षम होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 13 आया था आपका, व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखाए। इस युक्ति से छात्रों में क्या हुआ? जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा, या जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। इसका राइट आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। जो उनने व्यवसाय के लिए, मतलब उन्होंने जो मेल और फीमेल थे ना, उनमें बिल्कुल भी भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया, और सभी को वो फ्लैश कार्ड दिखाए, बिजनेस वाली महिलाओं को भी दिखाए। ऐसा नहीं किया कि जो बिजनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है ओनली पुरुषों को ही समझाया, उन्होंने महिला को भी समझाया। तो जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 14 आया था आपका, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? हाई क्रिटिकल थिंकिंग कौन सा नहीं है? विश्लेषण, निरूपण, रचना, या प्रत्यास्मरण? इसका राइट आंसर होगा प्रत्यास्मरण, रिकॉल करना। ये हाई थिंकिंग वाले बच्चों का नहीं है। विश्लेषण भी होगा, निरूपण भी करेंगे उस चीज़ का, और रचना भी करेंगे, क्रिएटिविटी भी लगाएंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आया था, निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित करता है? अधिगम के निम्न स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, सशक्तमकता को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, जेड स्कोर को आधार मानने वाला परीक्षण, वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 16 आया था आपका, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में समीपबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? जो PWD एक्ट के अनुसार जो बौद्धिक क्रियाशीलता में समीपता वाले व्यक्ति हैं उनको संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? मानसिक मंदित, ऐसे बोलना चाहिए, मानसिक मंदित, या बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, या फिर व्यक्ति जिसे अक्षमता है। हम ऐसे तो कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्या बोले, वह व्यक्ति जिसे अक्षमता है, ये वाले वर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? विविधता को सराहना और महत्व देना, सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, या श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय का प्रावधान। ये हमने क्या पढ़ा है समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या पढ़ा, हमको सभी बच्चों को एक साथ रखना है। इसमें क्या कर दिया कि मतलब इसमें अलग बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान कर दिया। तो क्या है, इसमें समावेशन के अनुरूप नहीं है। समावेशन के अनुरूप ये नहीं है कि श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना। क्वेश्चन नंबर 18 आया था आपका, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? मांसपेशी दुर्विकार, स्वालीन क्रम विकार, गुणज वैकल्य, या गति समन्वय विकार? कौन सा विकार है इसमें? क्या करता है बच्चा? अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, ना किसी से बात करता है, ना किसी से इंटरेक्शन करता है, ना कहीं जाता है, ओनली एक ही चीज़ से खेलता रहता है। तो ये कौन सा होगा? स्वालीन क्रम विकार, जो जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑटिज्म बोलते हैं, जो बच्चा खुद में ही खोया रहे। क्वेश्चन नंबर 19 आया था आपका, विषय वस्तु को पढ़ाते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? विमर्श वैकल्य, वाचन वैकल्य, गुणज वैकल्य, या उत्साह वैकल्य? विषय वस्तु को पढ़ते समय कठिनाई आ रही है, उसको क्या, कौन सा विकार है? ये वाचन वैकल्य, और इसको डिसलेक्सिया बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आया था, किस चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से
सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? आवेगशीलता, प्रतिवर्तनता, अतिक्रियाशीलता या सृजनात्मकता? इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते समय अपने छात्रों से चर्चा करता है कि इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्य सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम, पुनर्वलन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम पर, या फिर ज्ञान के निर्माण पर? इसका राइट आंसर होगा आपका ज्ञान के निर्माण पर। वो ना आपको चित्र दिखाते हुए सब चीजें पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 आया था। सृजा को पूरा यकीन है कि वे गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह असफल होगी और इसीलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उसे मंद अपेक्षा ही है। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? वह आलसी और बहाने बनाती रहती है, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है, वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। इसका राइट आंसर क्या हुआ? वह अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, वो सीख नहीं पा रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है सीखने में, जब भी उसने मेहनत करना छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया। आपको पता ही आपके सीटेट के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं, कितना मेन रोल होता है आपके सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसीलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। दिन में आप 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए ज़रूर निकालिए। यदि आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा जरूर निकालिए। और प्रैक्टिस भी किसकी करनी? हमें आलतू फालतू क्वेश्चन की नहीं करनी, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सीटेट की लैंग्वेज होती है उसको हमको पकड़ना है, उसको समझना है। यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे? आपके क्वेश्चंस को बार बार मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करके। क्वेश्चन नंबर 23 आया था आपका। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? क्या करते हैं? चुनौतीपूर्ण सहपाठियों के साथ भाग लेते हैं क्रियाकलापों में, साथी समूह में। सामाजिक संरचनावादी, व्यक्तिगत संरचनावादी, परंपरागत या बहुभाषीय कक्षा? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संरचनावादी, जो कि लेफ वाइगोत्स्की जिस पर जोर देते हैं, साथी समूहों के साथ मिलकर सीखना, चुनौतीपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचन आधारित अधिगम या वेदन तथा बार बार अभ्यास चर्चा आधारित कक्षाएं? ये तो होगा नहीं, वेदन तथा बार बार अभ्यास मतलब एक ही चीज रटवाते रहो मल्टीपल टाइम्स, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचन आधारित अधिगम और चर्चा आधारित कक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 25 आया था आपका। किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? अनुरूपता, निगमन परीक्षण या स्मृति सहायक विधियां या साधन लक्ष्य विश्लेषण? क्या कहलाता है? अनुरूपता मतलब मिलती जुलती जो होती है एक सी, वो उसको क्या बोलते हैं? एनालॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 26 आया था। संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्यों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, उक्त संप्रत्यय को हटाकर, जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके या प्रत्यास्मरण पर अधिक बल देकर? इसका राइट आंसर होगा जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। जो न्यू कॉन्सेप्ट होंगे हमारे, वो हमारे उस जानकारी को उसका एनालिसिस करेंगे, तभी तो हमको समझ विकसित होगी। क्वेश्चन नंबर 27 आया था। बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? अधिक वेदन एवं अभ्यास की आवश्यकता, अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव? इसका राइट आंसर होगा आपका बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता।
क्वेश्चन नंबर 22 आया था, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत ज़रूरी है कि वे खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सकें कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? मतलब वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान में, मतलब जो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सके, दूसरों के स्थान पर रखकर समझ सके, वो क्या होगी, वो क्या कहलाती है? सहानुभूति, तदानुभूति या उदासीनता या ग्लानि। इसका राइट आंसर होगा आपका एम्पैथी, तदानुभूति कहलाएगी, जो दूसरों के दुख को उसके स्थान पर रख के समझ सके। क्वेश्चन नंबर 29 आया था, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हों लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चों को डैश का भाव महसूस होगा, ऊब, दुश्चिंता, क्रोध या शर्म। इसका राइट आंसर होगा दुश्चिंता, एंजाइटी उसको महसूस होगी, उसका ध्यान कहाँ पे? असफलता पर। क्वेश्चन नंबर 30 आया था, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, विविध तरीके अपनाकर, तो ऐसा ये नहीं बढ़ाएगी। मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये नहीं देगी। बाकी सारे हमारे बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमसे गलत पूछा है ना, तो इस वजह से गलत वाला सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ये हो गए आज के आपके फुल 30 क्वेश्चन CDP के। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो लाइक कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।